दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी कंपनी जिसका भाव ऑल टाइम हाईयर साइड पर लगभग 1800 रुपये के आसपास था और आज के दिन यहाँ पर 450 रुपये के आसपास ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। तो अगर गिरावट की बात की जाए तो ये कंपनी आधे से भी बहुत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। आईटी सेक्टर का ये खिलाड़ी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और बोनस और शेयर स्प्लिट की जो उम्मीदें हैं वो भी बहुत तगड़ी स्पेसिफिक कंपनी से लगाई जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर रीजंस डिस्कस करेंगे कि भाई क्या रीजंस थे कि 1800 से गिरकर 450 रुपये पर आना पड़ा, अगर आ गई है तो क्या किया जाए, पुराने निवेशक इसे किस प्रकार से जो है ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं, नए निवेशकों के लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह नज़र आती है। हर एक पॉसिबिलिटी का यहाँ पर डिस्कशन आज की इस वीडियो में किया जाएगा। स्टॉक का नाम अगर सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका कारण है पिछले 10-12 सालों का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है जिसमें बेस्ट एंड बेस्ट कंपनी ने सेल्स ग्रोथ बना कर दी है। ओवरऑल सेक्टर को देखा जाए तो ये सेक्टोरियल ग्रोथ से ज़्यादा है, यहाँ पर भी सेक्टोरियल ग्रोथ को देखा जाए तो ये भी सेक्टोरियल ग्रोथ से ज़्यादा है और इसी के साथ अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी और अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 सालों से बरकरार कंपनी रख के बैठी है। कामकाज क्या करती है तो यहाँ पर कंपनी का जो पूरा कामकाज है, कंपनी ओवरऑल तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं इनकी। यहाँ पर कंपनी का एन्युटी से रेवेन्यू आता है जो एनुअल फीस के रूप में चार्ज करती है कंपनी, लगातार ही अगर कंपनी क्लाइंट बनी रहती है तो आता रहता है। SWS टेक्नोलॉजी से जो भी इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू सोर्स है। ATS AMC चार्जेस कंपनी जो है टेक्निकल सपोर्ट के करती है और वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू आता है। स्पोर्ट चार्जेस से अच्छा रेवेन्यू आता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है, वहाँ से रेवेन्यू आता है। सर्विसेज कंपनी सेल करती है इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट की, वहाँ कंपनी अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करती है और मल्टीपल वर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के दिन FY26 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 18 टोटल वर्टिकल्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रेवेन्यू 29% का, इम्प्लीमेंटेशन से 22% का, ATS AMC से 20% का, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स से 16 का, SWS टेक्नोलॉजी से लगभग 13% का। इसको वर्टिकल देखा जाए तो कंपनी का आज के दिन मोटा मोटा 71% रेवेन्यू यहाँ पर जो है बैंकिंग सेक्टर से आता है, यानी कि हर 100 रुपये जो कंपनी कमाती है वो यहाँ पर 71 रुपीज़ उनमें से सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से आते हैं। बाकी वर्टिकल्स में इंश्योरेंस और हेल्थ केयर आ जाता है। बाकी 10% जो क्लाइंट है कंपनी के वो गवर्नमेंट क्लाइंट है और बाकी अदर सेक्टर से आता है। तो मोटा मोटा जो डिपेंडेंसी है वो बैंकिंग पर और इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर पर आपको देखने को मिल जाएगी। जियोग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया से 29%, EME से 31%, USA से 24% और यहाँ पर जो है 16% बाकी जो है कंट्रीज से। इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स की बात की जाए तो कंपनी के 530 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। ये FY24 का डेटा है। आज के समय में 700 के आसपास क्लाइंट्स कंपनी के जा चुके हैं। 78 जो है कंट्रीज़ में प्रेजेंस है और यहाँ पर जो है डायरेक्ट प्रेजेंस की बात की जाए, डायरेक्ट प्रेजेंस इन द सेंस कंपनी के ऑफिसेज हैं, पूरा वर्क फोर्स है वहाँ पर। तो USA, इंडिया, कनाडा, UAE, सऊदी अरेबिया, UK, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी जो है कंट्रीज़ वहाँ पर आती हैं। एक न्यूज़न का वन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म है इनका AI बेस्ड इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड सिस्टम है और ये इसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा जो है रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर पा रही है और बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट AI से रिलेटेड इनके पाइपलाइन के अंदर है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ओवरऑल जो है 55 पेटेंट्स आपको देखने को मिलते थे FY25 में, ये पेटेंट्स बढ़कर 58 हो चुके हैं। ये FY26 का लेटेस्ट डेटा है और यहाँ पर जो है अगर और बातें की जाए तो कंपनी की क्लाइंटेल भी जो है काफ़ी शानदार है। यहाँ पर टॉप 5 जो कस्टमर्स हैं वो 16% कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप 10 कस्टमर्स 24% कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 20 जो कस्टमर हैं वो 34% कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इसको FY6 से भी जो है कंपेयर कर लिया जाए तो इसके अंदर बहुत नॉमिनल चेंजेस हैं। तो आप ये मानकर चलिएगा कि 2026 में भी ये डेटा आप एज इट इज़ मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं उनमें एक समस्या ये रहती है कि भाई उनकी डिपेंडेंसी कस्टमर्स पर बन जाती है। देखिएगा कि जो टॉप 20 के कस्टमर हैं वो 34% का रेवेन्यू कंपनी का लाते हैं। अब 34% का जो रेवेन्यू है
अपने आप में एक बड़ी बात है। आप ये मान लीजिए अगर एक भी क्लाइंट इनमें से छोड़कर जाता है तो 1.6% रेवेन्यू पर मोटा मोटा इसका असर पड़ेगा। और इनका रेवेन्यू कितना है आप देख सकते हैं, 1574 करोड़ का। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 20-25 करोड़ का रेवेन्यू जो है एक स्पेसिफिक क्लाइंट से जो है यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक जो है अच्छी बातें नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको समझना ये पड़ेगा कि जैसे जैसे कंपनी ओवरऑल अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाती है वैसे वैसे ये डिपेंडेंसी घटते क्रम में नजर आएगी। लेटेस्ट आंकड़ों पर नज़र डालें, 553 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। रेवेन्यू आज तक का सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% का, ये जो 34% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी इनका आज तक का सबसे ज़्यादा मार्जिन है। इससे ज़्यादा कभी मार्जिन नहीं आया। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी है 106 करोड़ की। इससे पहले इसी क्वार्टर में 108 करोड़, इसी क्वार्टर में 105 करोड़, यानी कि जो ये क्वार्टर है ये कंपनी का एक मजबूत क्वार्टर रहता है हर साल के इतिहास में, ऐसा हमें देखने को मिलता है। कंपनी की सेल्स 1574 करोड़ की हाईएस्ट एवर पहुंच चुकी हैं। 26% का ओवरऑल मार्जिन्स लेकर इन्होंने काम किए हैं। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो लगभग 301 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट हैं। ये पिछली बार 315 करोड़ के थे। तो आप ये मानिएगा कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर ये कटौती पहले ही आ गई थी। मोटा मोटा 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन पिछली बार से ज़्यादा कटा। पिछली बार अदर इनकम 64 करोड़ की थी, अब की बार जो है 24 करोड़ की है, तो 40 करोड़ यहाँ से घटे, तो 45 करोड़ का फ़र्क तो मोटा मोटा यहीं से पड़ गया। और पिछले साल बेसिकली जो है रेवेन्यू कम था, अब की बार रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो कुछ पॉजिटिव साइड जो है अब की बार आपको देखने को मिली। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और इक्विटी कैपिटल को देखते हुए हमें ये पता लगता है कि अगर ये कंपनी लॉन्गर होराइजन में आगे बढ़ती है तो ये बहुत मल्टीपल टाइम आपको जो है बोनस प्रोवाइड करा सकती है, प्लस शेयर स्प्लिट भी प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू है। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पिछले 3 सालों से रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 1636 करोड़ के रिजर्व्स जा पहुंचे हैं। आप बोरोइंग्स को 40 करोड़ को जीरो बोरोइंग यानी कि जीरो डेट कंपनी से कंसीडर कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैं लगभग 240 करोड़ के और इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी के पास 700 करोड़ के आसपास की देखने को मिल जाती हैं। कैश फ्लो की बात की जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 162 करोड़, ये एक पॉजिटिव बात है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में -87 करोड़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश जनरेट हुआ वो 232 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर रेशोज़ की अगर बात की जाए तो डेटर डेज 164 के, ये लगातार बढ़ते क्रम में नज़र आ रहे हैं लगभग 2020 के बाद। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात की जाए तो वो भी 164 डेज़ पर आ चुका है, ये भी थोड़ा सा बढ़ते क्रम का जो है डेटा है। वर्किंग कैपिटल डेज 224 और आरओसी का आंकड़ा 26% के आसपास का। अब ये जो आपको कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ते क्रम में नज़र आई, इसका रीज़न पता है क्या है? यहाँ पर जो ओवरऑल कंपनीज़ हैं वो भी टफ सिचुएशन से गुजर रही हैं, और जब एक स्पेसिफिक कंपनी या क्लाइंट ही जब हमारे टफ सिचुएशन से गुजर रहे होंगे तो यहाँ पर जो है ओवरऑल पेमेंट्स में थोड़ा बहुत जो है डिले हो जाता है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ें हमें जो है इस रेशोज़ के पैटर्न में देखने को मिलती हैं। कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात अगर की जाए तो 53% के आसपास या 54% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। एफआईज़ की हिस्सेदारी 14.5% की, ये 20% से घटकर 14.5% पर आई है। और डीआईज़ की हिस्सेदारी जो पहले 9% की थी वो लगभग 8.85%, यानी कि स्टेबल है। आपको डीआईज़ का स्टेक जो है लॉन्गर रन में एक स्टेबिलिटी के साथ आपको कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, एफआईज़ ने अपना स्टेक दिसंबर 2024 तक बढ़ाया और फिर लगातार घटाते क्रम में नजर आई। और जो माल यहाँ पर जो है पब्लिक ने घटाया, वो सारा माल बेसिकली एफआईज़ ने जो घटाया वो सारा माल यहाँ पर जो है पब्लिक ने खरीदा। अब पब्लिक ने खरीदा तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर एंट्री मारे और कुछ बड़े निवेशकों की भी यहाँ पर गिनती हो जाती है, जैसे मुकुल महावीर अग्रवाल, ये एक बड़े अच्छे जाने माने सुपरस्टार इन्वेस्टर हैं और बड़े अच्छे जो है ट्रेड्स के लिए जाने जाते हैं। स्पेसिफिक कंपनी की हालत अगर आज के दिन देखी जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट में है। करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो को मैनिफेस्ट किया जाए तो ये एक अंडर वैल्यूड प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। इसकी वैल्यूएशन को अगर हम पेग रेशियो से डिफाइन करने की एक बार अगर कोशिश कर लेते हैं तो 0.85 का पेग रेशियो है, ये भी इसे अंडर वैल्यूड डिफाइन करता है। आरओसी का आंकड़ा लास्ट 10 ईयर्स का है 26.2% का, लास्ट 5 ईयर्स का, और ये 21.4% का। ये भी आंकड़े आपको लगभग स्टेबिलिटी के साथ देखने को मिलेंगे, हालांकि पिछले 5 सालों की एवरेज से कुछ घटते क्रम में नजर आए हैं। अब इसका रीज़न है कि भाई अगर कोई स्टॉक 65% नीचे आ जाता है तो वो हवा में तो आया नहीं होगा। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये है
कि आईटी सेक्टर पर एक अच्छा खासा और बड़ा तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये प्रेशर इनके बिजनेस पर भी है और शेयर होल्डर्स की जो सेंटिमेंट है उनका प्रेशर तो देखने को मिल ही रहा है। जब सेंटिमेंट डाउन होते हैं तो चीज़ें गिरती हैं। अब आप सोचेंगे कि अंशी भाई 1600 से गिरकर ये 450 पर आ गया, ऐसा क्या हुआ? देखिए इसको चार्ट पर आपको आंसर मिलेगा। पिछले 5 सालों का अगर इसका आंकड़ा आप चेक करेंगे तो कंपनी 2022 के मिड के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई। उससे पहले तक ये 400 रुपये के आसपास थी। अब 2022 से या मोटा मोटा आप ये मानिएगा कि 2023 आते आते जो है कंपनी ने छलांग लगानी शुरू की और 2025 तक अपना पीक बनाया। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, 2025 तक पीक बनाया। अब इस दौरान हुआ क्या, मैं यहाँ पर 2023 से 25 का डेटा आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो इस दौरान क्या हुआ कि इनके रेवेन्यूज़ जो है 974 करोड़ से बढ़कर 1487 करोड़ पर गए, लगभग 1.5 गुना हुए। ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात थी। और जो प्रॉफिटेबिलिटी 176 करोड़ की थी वो 315 करोड़ पर गई। लगभग आप ये मानिएगा कि 100% का गेन आपको प्रॉफिटेबिलिटी में मिला। जब 100% का गेन प्रॉफिटेबिलिटी में मिलता है तो आप ये मानिएगा कि जब 2 गुना प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो 2 गुना से ज़्यादा आपको प्राइस तो होता हुआ दिखाई देगा ही। तो इस बीच हुआ क्या, इन्वेस्टर्स को इस स्पेसिफिक कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ और इसे मनमाने प्राइस पर खरीदने के लिए कंपनी शुरू हो गई, तैयार हो गई। जहां 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशो के आसपास इसकी जेन्युइन वैल्यूएशन थी, अपने पीक समय में ये 80 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर भी गई। इस समय बाजार का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव था, इस कंपनी के आंकड़े भी पॉजिटिव थे और लगभग खरीदारी का जोर भी बाजार में पकड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब मिली तो स्पेसिफिक कंपनी को इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा वैल्यूएशन दी, ज़्यादा प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़े। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेसिफिक कंपनी है और इसे अर्निंग पर शेयर से एक बार अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर एक स्पेसिफिक कंपनी 12 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर है और 23 का जो है लगभग प्राइस टू अर्निंग रेशो से मिल रहा है, तो 12 को 30 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसका प्राइस निकलेगा। जब कंपनी 12 से बढ़कर 22 के जो है ईपीएस पर चली जाए और यहाँ पर वैल्यूएशन पहुँच जाए 70 पर, तो फिर 70 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों आंकड़े बढ़े और चीज़ें मल्टीफोल्ड हो जाती हैं। वही चीज़ें हमें न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में देखने को मिली। और अब गिरावट आई तो भाई सेंटिमेंट भी डाउन है, छोटी कंपनी है, तो पहले जो वैल्यूएशन इसको दे रहे थे वो वैल्यूएशन तो उड़ी ही उड़ी। अब जब बाज़ार में माड़ा माहौल आया है, गिरावट का माहौल आया है, तो ये अपनी बेस वैल्यूएशन से भी नीचे आपको देखने को मिला। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे समय में स्पेसिफिक कंपनी आपको जो है लगभग 35 के प्राइस टू अर्निंग रेशो से 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर जाती हुई नज़र आ सकती है। उस समय तक हम मानकर चल सकते हैं कि ये जो 315 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, आप ये मानिएगा कि 20 से 25% की वृद्धि इसके अंदर भी होगी। तो ये जो 22-23% का अर्निंग पर शेयर है ये 26, 27, 28% तक जा सकता है। और इसे अगर आप जो है मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो आपको जो है आगे एक डिसेंट सी ग्रोथ इस स्पेसिफिक कंपनी में दिखाई देती है।